भारत में ग्रहों की गति पर जो ऑब्जर्वेशंस किए गए थे वो उस समय हुए जब यूरोप सभ्य भी नहीं था, और वही ऑब्जर्वेशंस लगभग 5000 साल बाद यूरोप में ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से साइंटिफिकली वेरीफाई हुए। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर की यह स्टेटमेंट साफ दिखाती है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी कितनी एडवांस रही है। एस्ट्रोनॉमी यह विज्ञान है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की स्थिति, गति और आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है, जो शब्द ज्योति से निकला है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का मूल अर्थ है प्रकाशमान सेलेस्टियल बॉडीज का वैज्ञानिक अध्ययन। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के महत्व की। पुराने समय में जीपीएस या रेडियो नहीं थे, इसलिए सितारों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से नेविगेटर्स दिशा तय करते थे। यह ज्ञान नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी था। हिंदू एस्ट्रोनॉमी में यह माना जाता है कि भवन का सही दिशा में निर्माण संतुलन, शांति और सुख समृद्धि लाता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमी का वास्तुशास्त्र में भी बड़ा महत्व है। वैदिक अनुष्ठान सही समय पर करने पड़ते थे, जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति से तय होते थे। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस पर बने कैलेंडर्स यानी पंचांग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय पंचांग, विशेषकर दृक पंचांग, आज भी ग्रहों की स्थिति और ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में अत्यधिक सटीक है। हिंदू सिविलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो चुकी थी। वैदिक अनुष्ठान को सही समय पर करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति जानना जरूरी था। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बहुत पहले से किए जाने लगे। ऋग्वेद में भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की गति और एक बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम का उल्लेख मिलता है। यह दिखाता है कि उस समय भी लोग आकाशीय घटनाओं को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। लगभग 1000 बीसी से भारत में कई एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम विकसित हुए, जिन्हें सिद्धांत कहा जाता था। आज इन पर लिखे गए ज्यादातर ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, लेकिन एक ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत, आज भी उपलब्ध है, हालांकि वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। सूर्य सिद्धांत वर्ष की अवधि की सटीक गणना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अनुसार नक्षत्र वर्ष लगभग इतने दिनों का होता है। यह आधुनिक मान इतने दिनों के आश्चर्यजनक रूप से निकट है, जो प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स की सटीकता का प्रमाण है। 5वीं शताब्दी तक अलग अलग सिद्धांत ग्रंथ होने के कारण इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बीच कुछ कंफ्यूजन रहा। इसी समय आर्यभट्ट सामने आए और उन्होंने एक नया एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम प्रस्तुत किया, जिसने ग्रहों और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणियों को पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट बना दिया। आर्यभट्ट का योगदान इतना बड़ा था कि उनके विचारों ने आगे आने वाले इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। ऐसे विचार पुराणों में भी मिलते हैं, जिनसे उन्हें इंस्पिरेशन मिली हो सकती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आर्यभट्ट ने बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के पृथ्वी के रोटेशन का समय बताया 23 आवर्स 56 मिनट और 4.1 सेकेंड, और आज का मॉडर्न साइंस भी इसे 23 आवर्स 56 मिनट और 4.091 सेकेंड ही मानता है। यानी उनकी गणना में सिर्फ 0.009 सेकेंड का अंतर था। यह दिखाता है कि उनकी कैलकुलेशंस कितनी प्रिसाइज थी। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय बहुत लंबे समय तक मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक रही। उनके बाद ब्रह्मगुप्त के खंडखाद्यक नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का पहला भाग आर्यभट्ट के आर्यभट्ट सिद्धांत का विवरण देता है और दूसरा भाग आर्यभट्ट के सिद्धांतों में किए गए इंप्रूवमेंट्स को प्रस्तुत करता है। एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेशन सबसे जरूरी एस्पेक्ट माने जाते हैं। हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पंचांग का बहुत महत्व था, इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया। इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करना आसान नहीं था, इसके लिए मैथमेटिक्स का गहरा ज्ञान जरूरी था। हिंदू एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेशंस की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि लगभग सभी संस्कृत एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में इंस्ट्रूमेंट्स पर एक अलग चैप्टर होता था, जिसे आमतौर पर यंत्र अध्याय कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और श्रीपति की सिद्धांत शेखरा में ऐसे अध्याय मिलते हैं। आज हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि गैलीलियो ने सालों तक सूर्य का विस्तृत निरीक्षण किया, सनस्पॉट्स जैसी घटनाओं को समझा, लेकिन क्या हम अपनी खुद का इतिहास जानते हैं? देखिए, गैलीलियो के जन्म से बहुत पहले केरल के मशहूर खगोल शास्त्री परमेश्वर ने 55 साल तक एक्लिप्सिस को ऑब्जर्व किया था। इससे साफ है कि हिंदू एस्ट्रोनॉमी सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि
बल्कि लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन पर आधारित थी। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के दो मुख्य उपयोग थे। पहला, इस ज्ञान का इस्तेमाल टाइम कीपिंग डिवाइसेस जैसे सनडायल, कैलेंडर्स, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किया गया। दूसरा, ऑब्जर्वेशन से मिले डेटा का उपयोग एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल्स को बेहतर बनाने में हुआ, ताकि प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज की गति को ज्यादा सटीक तरीके से समझा जा सके। उदाहरण के तौर पर किसी एक्लिप्स के दौरान यह जानना जरूरी होता है कि वह आकाश में कहां दिखाई देगा, कब शुरू होगा, कितनी देर तक रहेगा और उस समय सूर्य चंद्रमा की स्थिति क्या होगी। ये सभी जानकारियां केवल प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन से ही मिल सकती थी। अब जिन लोगों ने भारत के उच्च स्तरीय गणितीय ज्ञान को चुराया, उनकी नजर एस्ट्रोनॉमी पर ना पड़ी हो, ऐसा कैसे मुमकिन था? क्योंकि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे हिंदू मैथमेटिशियंस की कई रचनाएं एस्ट्रोनॉमिकल ट्रिएटीज भी थी, इसलिए इंडियन एस्ट्रोनॉमी भी इस्लामिक वर्ल्ड तक उसी मार्ग से पहुंची जिस मार्ग से इंडियन मैथमेटिक्स पहुंची थी। इसी कारण इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी की नींव में हिंदू एस्ट्रोनॉमी की बड़ी भूमिका रही। और यह कोई सहयोग नहीं है कि अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त और अन्य हिंदू स्कॉलर से मैथमेटिक्स सीखी, अरबिक वर्ल्ड के एक प्रमुख एस्ट्रोनॉमर भी थे। उनकी एस्ट्रोनॉमी भी उन्हीं इंडियन सोर्सेज पर आधारित थी जिनसे उनकी मैथमेटिक्स आई थी। हिंदू एस्ट्रोनॉमी का प्रभाव अरबिक एस्ट्रोनॉमी पर कितना गहरा था, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, भारत में उज्जैन सदियों तक एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का केंद्र रहा। हिंदू एस्ट्रोनॉमी में प्राइम मेरिडियन उज्जैन से होकर गुजरता था और इसी के आधार पर बाकी सभी लॉन्गिट्यूड्स की गणना की जाती थी। सदियों की ऑब्जर्वेशन से तैयार की गई एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स में भी उज्जैन को रेफरेंस पॉइंट माना गया था। अरबिक तथाकथित एस्ट्रोनॉमर्स ने भी उज्जैन को ही प्राइम मेरिडियन माना। अल ख्वारिज़मी की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स में उज्जैन का एरन नाम से उल्लेख मिलता है। जब हम प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं तो यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि ग्रीनविच मेरिडियन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड केवल 1884 में बनाया गया। इससे पहले लंबे समय तक उज्जैन आधारित मेरिडियन का प्रयोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता रहा और केवल डेटा और टेबल्स ही नहीं बल्कि हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा विकसित मेथड्स और टेक्निक्स भी अरबों ने अपनाए। जिस तरह मैथमेटिक्स, उसी तरह हिंदू एस्ट्रोनॉमी भी अरबिक टेक्स्ट के लैटिन ट्रांसलेशंस के जरिए यूरोप पहुंची। लैटिन लिटरेचर में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर्स का जिक्र अक्सर अल ख्वारिज़मी की जिज़ अल सिंध हिंद परंपरा से जुड़ा मिलता है। अरब वर्ल्ड के अलावा 16वीं और 17वीं सदी में केरला के तैनात ज्यूस्ट प्रीस्ट के माध्यम से भी हिंदू मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के यूरोप पहुंचने के प्रमाण मिलते हैं। वेस्टर्न एकेडमिक वर्ल्ड का हिंदू एस्ट्रोनॉमी से पहला डॉक्यूमेंटेड संपर्क 1687 में हुआ। उस समय फ्रांस के सियाम में एम्बेसडर एम.डी. ला लोबर भारत से एक मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर यूरोप गए जिसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की गणना के नियम लिखे थे। ये मैन्यूस्क्रिप्ट प्रसिद्ध इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवनी कैसिनी को दिया गया। कैसिनी ने प्रभावित होकर इसमें दिए गए मेथड्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इंजीनियस कहा। उन्हें यह देखकर विशेष आश्चर्य हुआ कि इन गणनाओं में कोई एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स नहीं बल्कि केवल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का उपयोग किया गया था। और इसके बाद 1738 में टी.एस. बायर ने भी हिंदू एस्ट्रोनॉमी और इंडियन कैलेंडर सिस्टम पर लिखा। 1769 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ली जेंटल विनर्स ट्रांजिट ऑब्जर्व करने के लिए पौंडीचेरी आए। वहां उन्हें इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम की जानकारी मिली और उन्होंने तिरुवल्लुर से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स प्राप्त किए। इन घटनाओं से यूरोप के साइंटिफिक कम्युनिटी में गहरी रुचि जागी। इसी रुचि के परिणाम स्वरूप एम. बेली ने 1787 में एक लगभग 600 पृष्ठों की पुस्तक लिखी जिसका इंग्लिश नेम है ट्रिएटीज ऑन इंडियन एंड ओरिएंटल एस्ट्रोनॉमी। यह पुस्तक यूरोपियन स्कॉलर्स के लिए हिंदू एस्ट्रोनॉमी को समझने का एक बड़ा माध्यम बनी। बेली को हिंदू एस्ट्रोनॉमी की ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने साफ लिखा कि अलेक्जेंड्रिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्रमा के सिद्धांत का मूल ज्ञान इंडियन से लिया और इसके बाद स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स में दिए गए नंबर्स की तुलना ग्रेविटेशन थ्योरी और पर्टर्बेशन थ्योरी से प्राप्त मॉडर्न कैलकुलेशन से की। दोनों के परिणाम लगभग पूरी तरह मेल खाते थे, जिससे हिंदू एस्ट्रोनॉमी की प्रामाणिकता और प्राचीनता पर कोई संदेह नहीं बचता। देखिए, डैनिश एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे का प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल जो केपलर और न्यूटन के लॉस की नींव बना, ओरिजिनल नहीं था। भारत के नीलकंठ सोमयाजी ने अपने ग्रंथ
तंत्र संग्रह में इससे मिलता जुलता मॉडल टाइको के जन्म से 1 सदी पहले ही प्रस्तावित कर दिया था। यह प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी की प्रगति और उसके संभावित वैश्विक प्रभाव का एक ठोस उदाहरण है। टाइको को अपने मॉडल की प्रेरणा नीलकंठ जी के मॉडल से मिली हो, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और दुर्भाग्य से जैसे ही यूरोसेंट्रिक बायस ने यूरोपियन एकेडमिया पर पकड़ बनाई, हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स के ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस को नजरअंदाज कर दिया गया। लगभग 19वीं सदी से वेस्टर्न एकेडमिक सर्कल्स में यह धारणा बनने लगी कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है और जो भी ज्ञान था वह ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से बोरोड था। यह सोच धीरे धीरे वेस्टर्न एकेडमिक कंसेंसस बन गई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह धारणा और मजबूत हुई, खासकर डेविड पिंगरी के वर्क से। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रसिद्ध हिस्टोरियन डेविड पिंगरी ने हिंदू एस्ट्रोनॉमी को लार्जली ग्रीक और बेबीलोनियन सोर्सेस से डिराइव्ड बताया, लेकिन कई विद्वान जैसे एस.एन. सेन एंड आर.सी. गुप्ता का मानना है कि उनके कार्यों में गलत असम्पशंस और कई जगह जानबूझकर की गई मिस इंटरप्रिटेशंस भी मौजूद हैं। उन्होंने एम्फेसिस देते हुए बताया कि भारतीय एस्ट्रोनॉमी का वैदिक काल से ही स्वदेशी विकास हुआ है। दुर्भाग्य से आज भी हिंदू एस्ट्रोनॉमी को लेकर दुनिया में यह बायस बना हुआ है। अब भी यह गलत धारणा फैलाई जाती है कि ऑब्जर्वेशंस का हिंदू एस्ट्रोनॉमी में कोई रोल नहीं था, जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस इसके उलट है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू एस्ट्रोनॉमी केवल आस्था या कल्पना पर आधारित नहीं थी, बल्कि गहन ऑब्जर्वेशंस, सटीक मैथमेटिक्स और वैज्ञानिक सोच का परिणाम थी। जिस ज्ञान को आज मॉडर्न साइंस सत्यापित कर रही है, उसकी नींव भारत में हजारों साल पहले रखी जा चुकी थी। दुर्भाग्य से यूरोसेंट्रिक बायस ने इस विरासत को लंबे समय तक दबाया, लेकिन आज जरूरत है कि हम अपने वैज्ञानिक अतीत को तथ्य और प्रमाण के साथ समझें और उसका उचित सम्मान करें। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।